हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूएसए के बारे में, जो है वहाँ के राष्ट्रपति, कोर्ट और क्या संविधान है उसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। हम पढ़ेंगे अध्यक्षात्मक राजनीति व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, अमेरिकी राष्ट्रपति, कांग्रेस एवं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। प्रेसिडेंटल पॉलिटिकल सिस्टम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए, द अमेरिकन प्रेसिडेंट, कांग्रेस एंड सुप्रीम कोर्ट। जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका का राजनीति परंपरा की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य वहाँ के मूल निवासियों तथा स्थानीय लोगों द्वारा स्थापित राजनीतिक परंपरा से न होकर उस परंपरा से है जो 400 वर्ष पुरानी और जिसे यूरोप की विभिन्न जातियों ने यहाँ आकर विकसित किया है। कोलंबस की खोज, इस खोज ने यूरोपीय जातियों के बसने के लिए एक नया संसार प्राप्त हुआ। किसने इसकी अमेरिका की खोज की थी? तो कोलंबस ने खोज की थी। जब 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तब यूरोपीय जातियों के लिए अमेरिका जाकर बसने का आकर्षण पैदा हो गया। कब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी? तो 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इतना ही नहीं, 1496 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट हेनरी सप्तम ने जॉन कैबट को अमेरिका की खोज के लिए भेजा और उससे पूर्वी अमेरिका तथा उत्तरी न्यू फाउंडलैंड की खोज की। उसने किसकी खोज की? किसने? जॉन कैबट ने पूर्वी अमेरिका और उत्तर में न्यू फाउंडलैंड की खोज की। इंग्लैंड व स्पेन के साथ साथ फ्रांस, हॉलैंड, स्वीडन, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल व स्विट्जरलैंड से भी लोग का अमेरिका में आगमन प्रारंभ हो गया। इन देशों से भी कहाँ लोग जाने लग गए? अमेरिका में जाने लग गए। अमेरिका में बसने वाली जातियों में अंग्रेजों ने न केवल पहल की बल्कि वे सर्वाधिक बड़ी संख्या में वहां जाकर बस गए। अपने साथ वे अपनी संस्कृति, धरोहर भी लाए और अमेरिका के वातावरण को अपनी संस्कृति के रंग में रंग दिया। यही कारण है कि यद्यपि यहाँ यूरोप की अधिकांश जातियाँ आकर बसा, किंतु यहाँ की संस्कृति पर ब्रिटेन का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। कहाँ की संस्कृति पे? अमेरिका की संस्कृति पे ब्रिटेन का प्रभाव देखने को मिलता है। इस नवीन संस्कृति की विशेषता यह है कि यहाँ बसने वाली विभिन्न यूरोपीय जातियों ने अपने जातीय गौरव को नवीन राष्ट्र के उदय में आड़े नहीं आने दिया और यहाँ के मूल निवासियों के साथ मिलकर उन्होंने एक समृद्ध व सुसंस्कृत अमेरिकी राष्ट्र का निर्माण किया। आज के अमेरिका में केवल यूरोपीय जातियां ही नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि से भी लाखों की संख्या में लोग आकर बसे हैं। यही कारण है कि अमेरिका को राष्ट्र, नेशन ऑफ नेशंस कहा जाता है। अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजों के सभी 13 उपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। ये उपनिवेश 3 प्रकार के थे। क्राउन उपनिवेश जो सीधे सम्राट के अधीन थे, प्रोप्राइटरी उपनिवेश जिन पर कुछ निजी अंग्रेजों का प्रभुत्व था, और लास्ट है चार्टर उपनिवेश जिन पर अमेरिका में रहने वाले विशिष्ट लोगों का अधिकार था। इन तीनों प्रकार के उपनिवेशों को यद्यपि कुछ सीमा में स्थानीय स्वतंत्रता प्राप्त थी, किंतु वैदेशिक व व्यापारिक मामलों में पूर्णतः ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे। इस प्रकार ब्रिटेन अपने अमेरिकी उपनिवेशों का भरपूर शोषण करने में लगा हुआ था। कौन? ब्रिटेन। इंग्लैंड से आने वाली प्रवासी अपने साथ न केवल अंग्रेजी भाषा लाए बल्कि अंग्रेजी सभ्यता व संस्कृति भी, नागरिक स्वतंत्रता व स्वशासन जैसी विशेषता भी साथ में लाए। उन्होंने अपनी अमेरिकी बस्तियों में सामान्य विधि यानी कॉमन लॉ की परंपरा को स्थापित करने का प्रयास किया। अंग्रेजों व अन्य जातियों ने
में होने वाले संघर्ष व सहयोग ने इसमें मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति को जन्म दिया। धीरे धीरे इन जातियों ने एक दूसरे की परंपराओं को अपनाकर एक नवीन अमेरिका परंपरा का विकास किया। किसका? अमेरिकी परंपरा का विकास किया। सभी लोग जब मिलजुल कर रहने लगे तो वहाँ के जो नया अमेरिका बना उसका विकास हुआ। समय के व्यतीत होने के साथ साथ यहाँ के प्रवासी लोगों ने अमेरिका की भूमि के प्रति लगाव पैदा होने लगा और वे अपने मूल देश से पृथक अपने को अमेरिकन कहलाने में अधिक गर्व अनुभव करने लगे, ना कि जो अलग अलग देशों से आए हैं वो। अब जहाँ पे वो रह रहे हैं वहीं की उन्होंने जगह को अपना लिया। 1763 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो जाने से ब्रिटेन के अधिकार में फ्रांस का उत्तर अमेरिकी महाद्वीप का क्षेत्र आ गया, किंतु युद्ध के कारण उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा उठी। उसे अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने तथा नए क्षेत्रों के प्रशासन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों से अधिक धन प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त कर लगाए। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार ने इन उपनिवेशों पर व्यापार कानूनों को सख्ती से लागू किया और प्रशासनिक व्यवस्था को भी अधिक कठोर बनाया। ब्रिटिश सरकार के इन पंगों का सर्वत्र विरोध हुआ। अब तक यहाँ के प्रवासी अपने को अंग्रेज के रूप में कम अमेरिकन के रूप में अधिक समझने लगे। यहाँ के व्यावसायिक अपने निजी उद्योगों का विकास करना चाहते थे। व्यापारी ब्रिटेन के अतिरिक्त अन्य देशों से भी व्यापार करना चाहते तथा किसानों को लगता था कि अंग्रेजों के स्थान पर हॉलैंड वासियों व फ्रांसीसियों से अपनी उपज को अच्छा कीमत मिल सकता है। उनसे क्या मिल सकता है? उनको जो उपज उन्होंने की है, फसल जो उगाई है, उन लोगों से अच्छी कीमत मिल सकती है। इन प्रवृत्तियों के कारण उपनिवेशों को अधिक नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार को कठोर पग उठाने पड़े। शीघ्र ही कठोर कानून के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई और विरोध प्रकट किए जाने लगा। जेफरसन, पैट्रिक हेनरी, एडम्स आदि उग्रवादी नेताओं ने जनता में व्यापक इस क्रोध व विरोध का लाभ उठाया और जॉन लॉक के व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा मानव अधिकारों के विचारों के आधार पर यह प्रतिपादित किया गया कि अमेरिका में अमेरिकी के लोगों की सहमति से ही शासन चलाया जाना चाहिए। इस प्रकार संघर्ष प्रारंभ हो गया और 1765 ईस्वी में स्टैम्प कर लगाया गया। जो स्टैम्प कर होता है वो लगाया गया कहाँ पे? अमेरिका में। इसका घोर विरोध किया गया। अगले वर्ष सरकार ने इस कर को तो वापस ले लिया, किंतु 1767 में कागज व चाय के आयात पर कर लगा दिया गया। इसे प्रवेशियों ने अपनी स्वतंत्रता पर प्रहार माना। जो कागज और चाय है ये तो डेली रूटीन का है, उस पर भी क्या कर दिया? कर लगा दिया। इससे प्रवासियों ने अपनी स्वतंत्रता का प्रहार माना कि जो उनकी स्वतंत्रता है उस पर भी हानि हो रही है। तो 1770 ईस्वी में अंग्रेज सैनिकों के गोली चलाने से जब कई अमेरिकन मारे गए तो विरोध भड़क उठा और 1772 ईस्वी में लोगों ने एक शाही जहाज को आग लगा दी और अगले वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजे गए चाय के लदे 3 जहाज़ों के बोस्टन पहुंचने पर चाय के बक्सों को समुद्र में फेंक दिया गया। सरकार ने भी कठोर पग उठाए तथा जनसभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरी ओर वर्जीनिया उपनिवेश के सुझाव पर सितंबर 1774 ईस्वी में सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों को प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस बुलाई गई, जिसमें सरकार से दमनकारी पगों को वापस लेने की जोरदार मांग की गई। इसमें यह भी तय किया गया कि विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए, दमनकारी कानूनों के विरुद्ध जनमत तैयार किए जाए,
विद्रोह तीव्र हो गया, सैनिक मुठभेड़ होने लगा। मई 1975 ईस्वी में दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस बुलाई गई। ये 1975 ये होगा। ये आपका 1775 होगा। यहाँ पे दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस बुलाई गई जिसमें इंग्लैंड से युद्ध करने का प्रस्ताव पेश किया गया। इस कांग्रेस में जॉर्ज वॉशिंगटन को नागरिक सेना का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया गया। ब्रिटिश शासन ने समझौते का कोई प्रयास नहीं किया। अतः 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका के लोगों ने औपचारिक रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करके एक नए राष्ट्र का निर्माण की नींव डाली। यानी कब जो अमेरिका है वो आज़ाद हुआ था? 1776 में। अमेरिकी प्रभुत्व संपन्न राज्य के रूप में। अब तो अभी आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा कि अमेरिका जो देश है वो भी क्या था? ब्रिटिश के प्रभुत्व में था। ब्रिटिश उनके ऊपर शासन करते थे, बट वो भी बाद में आज़ाद हुए उनसे लड़के। अब उनका जो आगे का है वो कैसे रहेगा स्वतंत्रता के बाद, अब पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यद्यपि अमेरिका के औपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कब की उन्होंने घोषणा? 1776 में। किंतु उनका ब्रिटेन से अभी भी युद्ध चल रहा था। अतः उनके सामने एक और युद्ध काल में औपनिवेशों को संगठित बनाए रखने की समस्या उपस्थित हुई और दूसरी ओर युद्ध के सफल संचालन में इन राज्यों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता अनुभव हुई। इसके लिए अमेरिका के तत्कालीन नेताओं ने सभी उपनिवेशों में एकता स्थापित करने के लिए नवंबर 1777 ईस्वी में एक परिसंघ का निर्माण किया। इस परिसंघ के माध्यम से एक और उपनिवेशों की सुरक्षा प्राप्त हुई तथा दूसरी ओर लड़ाई के मोर्चे पर इन सभी राज्यों के नागरिकों का सहयोग प्राप्त हुआ। 5 वर्ष तक अनेक मोर्चा पर युद्ध चलता रहा। अंततः 1781 में जब ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण कर दिया, तब ब्रिटेन ने मजबूर होकर 1783 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता की मान्यता प्राप्त कर दी। उसके बाद कब मान्यता प्राप्त कर दी उन्होंने? 1783 में। 1777 ईस्वी के अमेरिकी परिसंघ ने व्याप्त अनेक त्रुटियों की आलोचना की जा रही थी। अतः 1787 ईस्वी में एक नए संघात्मक संविधान का निर्माण किया गया। कब किया गया? 1787 में, जब अमेरिका पूरी तरह से ब्रिटेन से आज़ाद हो गया और 1789 ईस्वी में लागू हुआ और अमेरिका एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में उदित हुआ। कब लागू हो गया? 1789 में जो वहाँ का संघात्मक संविधान था वो लागू हो गया। 1787 में आज़ाद हुआ। कैसे? पूर्ण रूप से। सत्रह में पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ और 1789 में संविधान लागू हो गया। फिलाडेल्फिया की संविधान सभा 25 मई 1787 को प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ जिसमें 55 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जेफरसन ने इस सभा को अर्ध देवताओं की सभा कहकर पुकारा है, यानी असेंबली ऑफ सेमी गॉड कहकर पुकारा है। किसने? जेफरसन ने।
चार्ल्स बियर्ड ने कहा है कि सभाओं के इतिहास में इससे पूर्व कभी कोई ऐसा सम्मेलन नहीं हुआ जिसमें राजनीतिक अनुभव तथा व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ शासन के निचोड़ व मानव व्यवहार की गहरी दृष्टि रखने वाले इतने अधिक व्यक्ति रहे हो। वास्तव में इन प्रतिनिधियों में अधिकांश धनी व संपत्तिशाली वर्गों से आए थे। बियर्ड की दृष्टि में प्रतिनिधियों में श्रमिक, छोटा किसान, व्यापारी, दुकान तथा दरिद्र वर्गों के प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं थे। किसके अनुसार? बियर्ड के अनुसार, कि ये जो लोग हैं ये तो उस प्रतिनिधित्व में आते ही नहीं हैं। फिलाडेल्फिया सम्मेलन स्वयं में प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा नहीं था, क्योंकि इसके निर्णय तब तक लागू नहीं किए जा सकते जब तक कि राज्यों में कम से कम 2/3 अर्थात राज्य उनका अनुसमर्थन न कर दे। इस सभा में तीखा वाद विवाद हुआ, अनेक योजनाएं तथा संशोधन प्रस्तुत किए गए। एक और वर्जीनिया योजना के अंतर्गत शक्तिशाली केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, जिसका राज्यों की संप्रभुता के पक्षपातियों ने घोर विरोध किया और उन्हें पूर्णतः संघीय सिद्धांतों फेडरल प्रिंसिपल्स पर आधारित न्यू जर्सी योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें राज्यों के प्रभुत्व बनाए रखने की व्यवस्था थी। किसमें? न्यू जर्सी योजना में। इस योजना में वर्जीनिया के विरुद्ध यह मांग की गई थी कि केंद्रीय व्यवस्थापिका का सभा एक सदनीय होनी चाहिए। जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है उसकी सभा एक सदनीय होनी चाहिए। इसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। इस योजनाओं के अतिरिक्त 2 अन्य साउथ कैरोलिना तथा न्यूयॉर्क योजनाओं ने भी शक्तिशाली केंद्र का समर्थन किया। इस प्रकार संपूर्ण सम्मेलन 2 परस्पर विरोध हुई गुटों में विभाजित थी। अतः कनेक्टिकट राज्य के प्रतिनिधित्व के फ्रैंकलिन समझौते प्रस्ताव सामने रखे, जिन्हें सम्मेलन में सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो गई। ये सारे जो प्रस्ताव उस समय रखे गए थे, जिसे क्या हुआ? स्वीकृति यानी मान्यता प्राप्त हो गई। अमेरिका का टॉपिक इसलिए लेके आई हूँ मैं आपके लिए क्योंकि अभी के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें अमेरिका के बारे में आया। अभी जो हाल ही का पेपर हुआ था उसमें अमेरिका के 22वें संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया था। इससे पहले अमेरिका में कौन सी पालिका है, नगर पालिका है, उसके बारे में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये जो टॉपिक है अमेरिका का, इसकी भी पूरी हिस्ट्री जाननी बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं। इन प्रस्तावों के अनुसार कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट में सभी छोटे बड़े राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना था और निम्न सदन प्रतिनिधि सभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जानी थी। दूसरी, विवादास्पद समस्याओं को समझौते के माध्यम से सुलझाते हुए व्यवस्था की गई कि विदेशों से व्यापार तथा अंतर्राज्यीय व्यापार को विनियमित करने की शक्ति कांग्रेस में निहित है। जो कांग्रेस है वहाँ की, उसमें क्या है? सारी शक्ति जो निहित है। इस प्रकार 26 प्रस्तावों में नवीन संविधान की प्रमुख विशेषताओं को संजो दिया गया। यानी जो 26 प्रस्ताव थे उसमें संविधान की विशेषता जुड़ गई। यह संविधान 15 सितंबर 1787 को स्वीकार कर लिया गया। उस पर 12 राज्यों में आए 39 प्रतिनिधित्वों ने हस्ताक्षर कर दिए। नवीन संविधान को लागू करने से पूर्व कम से कम 2/3 राज्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक था, अर्थात 13 राज्यों में से कम 9 राज्यों की इसे स्वीकृति प्राप्त होनी आवश्यक थी। यह स्वीकृति जून 1788 तक प्राप्त हो गई। बाद में अन्य राज्यों ने भी इसे स्वीकृति दे दी और संविधान विधिवत
4 मार्च 1789 को लागू हो गया। कब लागू हुआ अमेरिका में संविधान? तो 4 मार्च 1789 में लागू हुआ। संविधान का विकास, ग्रोथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका की राजनीति परंपरा का अध्ययन तब तक पूरा नहीं माना जा सकता जब तक कि हम फिलाडेल्फिया में लिखित संविधान में होने वाले विकास को न समझ लें। हम अमेरिका के उस संक्षिप्त संविधान का अध्ययन करके, जिसमें प्रस्तावना तथा केवल 7 अन्य अनुच्छेद सम्मिलित हैं, वहाँ के राजनीतिक व्यवस्था को नहीं समझ पाते, क्योंकि 1789 के संविधान का स्वरूप बदल गया है। मुनरो का कहना है कि यद्यपि अमेरिका ने संविधान पर 1787 की तिथि अंकित की है, किंतु यह लगातार बीच के वर्षों में बदलता, विकसित होता, फैलता तथा नई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बनाता है। किसने कहा है ये? मुनरो ने। इस प्रकार आज का अमेरिका का संविधान फिलाडेल्फिया में निर्मित संघ सरकार का संशोधन सहित लिखित मौलिक कानून मात्र नहीं है। इसमें कांग्रेस द्वारा पारित दूरगामी महत्व के अनेक कानून, कार्यपालिका आदेश तथा उसके कार्य, संविधान की व्याख्या करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णय तथा अल्पसंख्यक प्रथाएं, रीति रिवाज व अभिसमय सम्मिलित हैं, जिन्होंने इसे परिस्थितियों के अनुसार बदलने की क्षमता प्रदान की है और एक जीवमान प्रलेख बनाया है, यानी लिविंग डॉक्यूमेंट उसे बनाया है। अमेरिकी संविधान को व्यवस्थाओं ने परिस्थितियों के अनुसार बदलने की क्षमता प्रदान की है। उनका नीचे संक्षेप में वर्णन है। क्या परिस्थितियां थी? संविधि द्वारा विकास, डेवलपमेंट बाय स्टेट्स। जैसा ऊपर कहा गया है कि अमेरिकी का संविधान बहुत संक्षिप्त संविधान है, जिसमें केवल रूपरेखा मात्र दी गई है और उनके विस्तार का कार्य अनेक छोड़ दी गई है। व्यवस्थाओं के लिए कानून बनाने का भार अमेरिका की कांग्रेस पर डाल दिया गया है। जैसा कि अनुच्छेद 2 में प्रशासनिक विभाग को स्वीकृत तो किया गया, किंतु उनके बारे में लगातार कुछ भी नहीं कहा गया है। संघीय विभागों की तथा अन्य स्वतंत्र निकायों की व्यवस्था बाद में कांग्रेस ने कानून पास करके की है। इसी प्रकार 33 अनुच्छेद में कहा गया है कि अमेरिका में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा तथा ऐसे अन्य निम्न श्रेणी के न्यायालय होंगे जिनकी व्यवस्था समय समय पर कांग्रेस करेगी। जिसकी व्यवस्था कौन करेगी? कांग्रेस। बाद में कांग्रेस ने अपनी जुडिशरी एक्ट ऑफ 1789 के माध्यम से संपूर्ण न्याय व्यवस्था प्रतिस्थापित की तथा समय समय पर कानून बनाने, उसमें परिवर्धन व संशोधन करने का कार्य किया। सत्य तो यह है कि कांग्रेस ने समय समय पर ऐसे भी अनेक कानून बनाए जो संविधान में दिए गए कानूनों से भी अधिक मौलिक बन गए। जैसे प्रेसिडेंशियल सेक्शन एक्ट, राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने की स्थिति में उसके उत्तराधिकार की व्यवस्था करता है। कौन सा एक्ट? प्रेसिडेंशियल एक्ट। एक अन्य कानून के अनुसार प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन एक सदस्यीय निर्वाचन जिलों से होता है। स्वयं कांग्रेस का आंतरिक संगठन तथा प्रक्रिया के नियम आदि भी कांग्रेस के कानूनों द्वारा निश्चित किए गए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस की विभिन्न शक्तियों का वर्णन करने की पश्चात संविधान ने उसे अपने अधिकार क्षेत्र को क्रियान्वित करने के लिए कानून बनाने की असीमित शक्ति प्रदान की है। इस शक्ति का उपयोग करके कांग्रेस ने अनेक उन मामलों पर भी कानून बनाए हैं जो अन्यथा उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते।
इस प्रकार अमेरिकी संविधान को व्यवहारिक बनाने और उसे गति प्रदान करने में संविधि का महत्वपूर्ण स्थान है। सेकंड पॉइंट है कार्यपालिका द्वारा विकास। संविधान के विकास में अमेरिका की कार्यपालिका प्रधान ने भी पर्याप्त सहयोग दिया है। अनेक राष्ट्रपतियों ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने कार्यालय को कार्यपालिका के साथ साथ व्यवस्थापन का भी महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। संविधान में किसी कैबिनेट की व्यवस्था नहीं है, किंतु वाशिंगटन ने कैबिनेट का निर्माता किया है, यानी जो वाशिंगटन है वहाँ पे कैबिनेट बनाई गई है और उससे परामर्श लेना प्रारंभ किया। यह प्रथा आज तक स्थापित है कि संविधान का अभिन्न अंग बन गई है। दूसरा पॉइंट है संविधान स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि युद्ध की घोषणा करने का अधिकार कांग्रेस में निहित है, किंतु अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने सेनाओं को इस मोर्चे पर लगाया है कि युद्ध की किसी स्थिति उत्पन्न हो, यानी कैसी भी स्थिति उत्पन्न हो, और कांग्रेस की स्वीकृति औपचारिकता मात्र ही रह जाएगी। जो कांग्रेस है, पहले तो कांग्रेस के पास ये अधिकार है कि वो अगर युद्ध होता है तो उसमें वो अपना समर्थन दे सकता है, बट बाद में क्या किया कि उन्होंने जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस मोर्चे पर वहाँ की जो सेना है उसको ये अधिकार दे दिया है। और इसमें जो कांग्रेस है उसकी जो स्वीकृति है वो औपचारिक मात्र ही रह गई है। तीसरा पॉइंट है सभी संधियों की पुष्टि सीनेट के 2/3 बहुमत से होना आवश्यक है, किंतु अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने कार्यपालिका समझौते को संधियों के स्थान पर संपादित किया, जिसके लिए सीनेट की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार कार्यपालिका समझौते संविधान के बाहर की व्यवस्था है। चौथा, कांग्रेस ने अपने कानूनों को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अनेक कार्यपालिका अधिकारियों व प्रशासनिक बोर्डों को इसके संबंध में नियम व उपनियम बनाने का अधिकार दे दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक व्याख्या द्वारा विकास। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहा गया है कि यह एक ऐसी निरंतर चलने वाले संविधान सभा है जो 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन के कार्य की पूर्ति संविधान की व्याख्या करके तथा उसका विकास करके करती है। संविधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक व्याख्या करने का अधिकार देता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कांग्रेस अपने राज्यों की विधान सभाओं द्वारा बनाए गए किसी कानून अथवा किसी कार्यपालिका आदेश आदि को इस आधार पर न्याय में चुनौती दी जाती है कि वह संविधान के विरुद्ध अर्थात संवैधानिक है, तो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय तथा निचले न्याय यह निर्धारित करते हैं कि उक्त कानून तथा आदेश संविधान के किसी अनुच्छेद के विरुद्ध तो नहीं है। इस कार्य के लिए उन्हें पहले संविधान से संबंधित अनुच्छेद की व्याख्या करनी होती है। अमेरिका के न्यायालय ने संविधान के लगभग सभी अनुच्छेदों की अनेक बार व्याख्या की है और इस व्याख्या के द्वारा उसे नया अर्थ प्रदान किया है। जो ये नया व्याख्या हुआ, इससे क्या हुआ, उसे न्यू अर्थ मिला है, न्यू मीनिंग मिली है। मुख्य न्यायाधीश ह्यूज ने कहा है कि हम संविधान के अधीन हैं, किंतु जो न्यायाधीश कहते हैं वही संविधान है। जो न्यायाधीश कहते हैं वो क्या है, संविधान है। न्यायालय की न्यायिक व्याख्या का अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई न्यायिक व्याख्या किसी भी अनुच्छेद को नया अर्थ देती है और नया अर्थ देना वास्तव में उसको बदल देना है। इस प्रकार न्यायालयों ने न्यायिक व्याख्या के माध्यम से संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को पुनः निर्मित कर दिया है। सत्य तो यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने
परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रावधानों को वे अर्थ दिए हैं जो ऊपर से देखने में नहीं लगते। मुनरो ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिका के संविधान में अनेक ऐसी बात खोज निकाली है जो नंगी आंख को दिखाई नहीं देती है। किसने कहा है ये? मुनरो ने। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक व्याख्या के द्वारा नया अर्थ प्रदान करके संविधान के विकास में गति प्रदान की है। सर्वोच्च न्यायालय में निहित शक्तियों के सिद्धांत के द्वारा केंद्र के क्षेत्र को अत्यधिक विस्तृत कर दिया है तथा कांग्रेस की शक्तियों में वृद्धि की है। उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने वाणिज्य के अंतर्गत रेल, तार, टेलीफोन कंपनियां, जहाज, शक्ति निर्माण, कृषि उत्पादन तथा अनेक उद्योगों को लाकर कांग्रेस के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर दिया है। इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने सेनाओं के गठन के संबंध में कांग्रेस को शक्ति देकर शांति काल में भी सैनिक भर्ती का मार्ग खोल दिया है कि जो शांति काल चल रहा होगा उसमें भी सैनिक की भर्ती की जाएगी। इस प्रकार, और वो भर्ती कौन करेगा? कांग्रेस। इस प्रकार परिवर्तित परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक व्याख्या के द्वारा संविधान के विकास के क्रम को बनाए रखता है। 4th पॉइंट है प्रथाओं तथा अभिसमयों द्वारा विकास। यद्यपि अमेरिका का संविधान लिखित है तथा उसमें संशोधन होना कठिन है, किंतु उसमें बदलती हुई परिस्थितियों में बदलने की क्षमता प्रथाओं व अभिसमयों के विकसित होने के कारण संभव हुई है। इस अभिसमय ने अमेरिकी संविधान को पर्याप्त रूप में विकसित व संशोधित किया है। वास्तव में राष्ट्र भी मनुष्य के समान एक कार्य को बार बार करने की आदत बना लेते हैं। कालांतर में इतना कठोर प्रथा तथा अभिसमय में परिवर्तित हो जाती है कि इनका उल्लंघन करना अत्यंत कठिन हो जाता है। ये अभिसमय यद्यपि न लिखित कानून के और न न्यायिक निर्णयों के अंग होते हैं, किंतु फिर भी शासन के मौलिक कानूनों के भाग बन जाते हैं। इस अलिखित कानूनों अर्थात अभिसमयों ने जो लिखित संविधान के बाहर विकसित हो गए हैं, अमेरिकी संविधान को अधिक उदार और अधिक लोकतांत्रिक बनाकर तथा विस्तृत में संशोधित करके उसका विकास किया है। अमेरिकी संविधान के अभिसमय के कुछ उदाहरण हैं। किसके? अभिसमय के। 1st पॉइंट है इसका महत्वपूर्ण अभिसमय अमेरिकी संविधान के बाहर विकसित राजनीतिक दल है। संविधान में राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं है। आज हम राजनीतिक दलों के अभाव में शासन के कुल प्रचलन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो राजनीतिक दल हैं उसी से क्या हो रहा है? आज के समय में शासन चलता है। चाहे जैसे भारत में है बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, तो ये सारे क्या हैं? राजनीतिक दलें हैं। वहाँ पे कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, तो ये एक ऐसा अभाव है जिससे हम राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते, कोई कल्पना नहीं कर सकते। 2nd पॉइंट है महत्वपूर्ण अभिसमय यानी कैबिनेट का निर्माण है। संविधान में इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस ने केवल विभाग के निर्माण की व्यवस्था की है जिसमें कैबिनेट का निर्माण हो गया। आज यही कैबिनेट राष्ट्रपति के नेतृत्व में संपूर्ण शासन का केंद्र बन गई है। 3rd पॉइंट है विधायी समितियों की संविधान में व्यवस्था नहीं है, किंतु अभिसमयों ने उन्हें स्थायी रूप दे दिया है। 4th पॉइंट है संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के चुनावों को निर्वाचकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में करने की व्यवस्था इसलिए की थी जिससे निर्वाचक स्वतंत्र रूप से योग्यतम व्यक्ति को चुन सके, किंतु राजनीतिक दलों के विकास के लिए निर्वाचकगण अब भी राष्ट्रपति को चुनते हैं, किंतु वे दल के अनुशासन से बंधे होने के कारण अपने दल के प्रत्याशियों को ही मत देने के लिए बाध्यकारी होते हैं। 5th पॉइंट है
एक अन्य अभिसमय के अनुसार राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों ने केवल देश के भिन्न भिन्न राज्यों के होने चाहिए, बल्कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भी होने चाहिए। अंतिम है, यानी 6 पॉइंट है लास्ट। कांग्रेस की सदस्यता के लिए संवैधानिक व्यवस्था यह है कि सदस्य अपने राज्य का निवास होगा। अगर कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त करनी है तो वो क्या होगा, राज्य का निवासी होगा वहाँ के, अमेरिका के। इसमें अभिसमय ने यह और जोड़ दिया कि वह जिस जिले से चुनाव लड़ता है उसका भी वह निवासी होना चाहिए। 5th पॉइंट है, संशोधन द्वारा विकास। अमेरिका का संविधान अत्यधिक कठोर है अतः उसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। जब कभी परिस्थिति ने बहुत मजबूर किया तभी संविधान में संशोधन संभव हुए। इस प्रकार अमेरिका के संविधान के विकास को संशोधन के माध्यम से जारी रख पाना संभव नहीं है। यदि केवल संशोधन का ही सहारा लिया जाता तो अमेरिका का संविधान बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को न बदल पाता। इसी कारण इसे गतिमान बनाने के लिए अन्य व्यवस्थाओं का सहारा लिया गया। फिर भी संशोधन के द्वारा संविधान का थोड़ा बहुत भी विकास अवश्य हुआ है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, कैसे विकास हुआ है, तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा। अमेरिका के संविधान निर्माता संविधान को एक पवित्र प्रलेख का रूप देना चाहते थे, जिससे भावावेश में आकर जब तक बदलना संभव ना हो सके। इसके साथ ही वे चाहते थे कि बदलती हुई परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन किया जा सके। अतः उन्होंने अनुच्छेद 5 में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 सदस्य जब संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता अनुभव करें तब वे संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, अथवा विभिन्न राज्यों के 2/3 विधानमंडलों के आवेदन करने पर कांग्रेस को प्रस्तावित करने के लिए एक सम्मेलन बुलाएगी, जो प्रत्येक दशा में सभा निर्मितों व उद्देश्यों के लिए एक संविधान के अंग के रूप में कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार 3/4 राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अथवा इस कार्य के लिए बुलाए गए सम्मेलनों के 3/4 बहुमत द्वारा पुष्टि किए जाने पर लागू होंगे। इतनी लंबी प्रक्रिया होने के बाद ही कोई संशोधन हो सकता है। अमेरिका के संविधान के 5वें अनुच्छेद में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया दी गई है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है संशोधन को प्रस्तावित करना, सेकंड है संशोधन की पुष्टि। संशोधन को प्रस्तावित कैसे करते हैं? संशोधन को प्रस्ताव 2 प्रकार से प्रस्तावित होता है। फर्स्ट पॉइंट है कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्तावित। सेकंड है देश के 2/3 राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा भेजे गए आवेदन के आधार पर कांग्रेस द्वारा बुलाए गए राष्ट्रीय संवैधानिक सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित। सेकंड है संशोधन की पुष्टि। उपरोक्त विधियों में से किसी एक विधि द्वारा प्रस्तावित संशोधन के प्रस्तावों की पुष्टि निम्नलिखित 2 विधियों द्वारा की जा सकती है। फर्स्ट है देश के 3/4 राज्य के व्यवस्थापिकाओं द्वारा। सेकंड है देश के 3/4 राज्यों द्वारा बुलाए गए विशेष सम्मेलनों द्वारा। संविधान में संशोधन के उपरोक्त प्रक्रिया के संबंध में कुछ बातें समझना आवश्यक है। फर्स्ट है दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तात्पर्य दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। सेकंड पॉइंट है एक बार पुष्टि करने के बाद कोई राज्य अपने पिछले निर्णय को उलट नहीं सकता, यानी पलट नहीं सकता, उस पर इनकार नहीं कर सकता है अगर वो सहमति हो जाती है तो। थर्ड पॉइंट है यद्यपि उक्त अनुच्छेद पुष्टि किए जाने के लिए समय की सीमा निर्धारित नहीं करता, किंतु कांग्रेस सीमा निर्धारित करने का अधिकार रखती है, जैसा कि उसने 18वीं, 20वें, 21वें आदि कुछ संशोधन के लिए 7 वर्ष
का समय निर्धारित करके किया था। 4th पॉइंट है, यद्यपि अनुच्छेद 5 में संशोधन को 2 विधियों का उल्लेख है, किंतु व्यवहार में सामान्यतः एक ही विधि अर्थात कांग्रेस के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्तावित तथा 3/4 राज्यों द्वारा पुष्टि का प्रयोग किया जाता है। ख पॉइंट है इसका, संशोधन प्रक्रिया की आलोचना। अमेरिका में दी गई संशोधन की प्रक्रिया की अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है। फर्स्ट है, संशोधन की विधि अत्यंत दुष्कर है। यही कारण है कि संशोधन की संख्या बहुत कम है। इसमें से भी पहले 10 संशोधन 1791 ईस्वी में पारित किए गए थे, क्योंकि वर्जीनिया सहित अनेक राज्यों ने संशोधन के प्रारूप की संपुष्टि से पूर्व लगाई गई थी कि संविधान में संशोधन करके व्यक्तिगत अधिकारों की शीघ्र लागू किया जाए। इस प्रकार अमेरिका में समय के अनुकूल संविधान में संशोधन हो पाना कठिन है। इतना ही नहीं, संविधान में क्रांतिकारी परिवर्तन कर पाना भी असंभव सा दिखाई देता है। यही कारण है कि अब तक जो संशोधन हुए वे सामान्य प्रकृति के थे। सेकंड पॉइंट है इसका, संशोधन की संपुष्टि के लिए जनसंख्या की स्थान पर राज्यों को प्रमुखता दी गई है। अमेरिका के 1/4 से अधिक अर्थात छोटे राज्य इकट्ठे होकर देश के विशाल जनसंख्या की इच्छाओं पर अंकुश लगा सकते हैं और किसी भी संशोधन के प्रस्ताव को अस्वीकार करके उसे समाप्त कर सकते हैं। यही संपुष्टि का अधिकार जनसंख्या रखा जाता है तो अधिक उचित होगा। थर्ड पॉइंट है, संशोधन प्रस्तावों की संपुष्टि राज्यों की व्यवस्थापिकाओं से कराना अलोकतांत्रिक है, क्योंकि इनका निर्वाचन स्थानीय समस्याओं को लेकर होता है। दूसरे, संशोधन प्रस्ताव की संपुष्टि एक छोटा सभा से कराना भी लोकतांत्रिक नहीं की जा सकती। राज्यों के सम्मेलनों द्वारा संपुष्टि अधिक लोकतांत्रिक दिखाई देती है। 4th पॉइंट है, संशोधन की संपुष्टि की अवधि में अनुपस्थिति के कारण ऐसे प्रस्ताव राज्यों के हाथों के खिलौने बन जाते हैं तथा कई बार विलंब के कारण संशोधन करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। एक संशोधन तो ओहियो राज्यों ने 80 वर्ष के बाद संपुष्टि किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने कहा कि यदि कांग्रेस संशोधन प्रस्तावों को राज्यों को भेजते समय सीमा निर्धारित कर देती है तो यह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अमेरिका कब आज़ाद हुआ था।